हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर मैं वन लाइनर क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और ये जीके के टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस हैं। और ये मैंने दोस्तों किसी ना किसी परीक्षा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया है और इन्हें वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको अटकाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैंने ये सीरीज़ चलाऊंगा ये पूरी तरीके से, और ये सीरीज़ रहेगी। तो इस एक एक वीडियो में 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार को लाइक नहीं करना लेकिन शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस और आंसर। इसको दोस्तों मैं लगातार क्या बोलते हैं रीड करूँगा और कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। जी हाँ, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति किस उम्र में होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति किस उम्र में होती है, तो ये होती है 65। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। जी हाँ, एस.वी. कृष्णमूर्ति राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। और संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? मतलब हमारे संसद में जो वास्तविक रूप से या कार्यपालक रूप से जो मेनली जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो भारत का प्रथम न्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी की बात करें, तो ये हमारे थे एम.सी.सी. सीतलवाड़। जी हाँ, एम.सी.सी. सीतलवाड़ थे। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का पहली बार गठन किस वर्ष किया गया था और तारीख क्या थी? तो यहाँ पर राज्यसभा का जो पहली बार जो गठन किया गया था वो किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा में एकदम निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी होती है? मतलब निर्वाचित सदस्य संख्या जो है हमारी राज्यसभा में कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 250। कितनी होती है? 250। मंत्रालयों का वित्तीय संसाधन का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? मतलब मंत्रालयों में जो हमारी और मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनमें जो है वित्त को या मतलब अपन पैसों को किस तरीके से बांटा जाता है, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारा वित्त मंत्रालय डिसाइड करता है। और अगर हम बात करें कि पुरुषपुर किसकी एक प्राचीन राजधानी थी? मतलब पुरुषपुर जो थी किस की एक प्राचीन राजधानी थी? तो ये पेशावर की एक प्राचीन पुरुषपुर जो थी वो राजधानी थी। और अगर हम बात करें कि ये इसका पुराना नाम क्या था, तो ये पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी का क्या नाम था? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी और पुरुषपुर का पुराना नाम पेशावर था जो आज पाकिस्तान में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति काल की गांधार शैली किसका मिश्रण थी? जी हाँ, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किस किस का मिश्रण थी? तो ये जो मिश्रण थी वो भारत ग्रीक यूनानी शैली की थी। किसकी थी? भारत ग्रीक यूनानी शैली की। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वन लाइनर फॉर्म में ही है ये क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस है कि नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। और दोस्तों मैं इसको थोड़ा रिपीट करूँगा क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है और यहाँ पर रिपीट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, इसीलिए आपको याद भी रहेंगे ये। और अगर दोस्तों ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को। भारत में हरित क्रांति के लिए भारत में हरित क्रांति जो आई थी हमारे देश में, वो किस प्रधानमंत्री के समय में आई थी? तो ये आई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के समय में आई थी? लाल बहादुर शास्त्री। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। जी हाँ, और अगर हम बात करें कि गंधक में भारत का सर्वप्रथम अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर गंधक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है?
तो वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। जी हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, मतलब भारत का सबसे सदर्न मोस्ट बिंदु या सदर्न मोस्ट कॉर्नर जो कह लें अपन, कौन सा है, तो वो है केप कोमोरिन। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे बड़ा मंदिर। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर, पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर की बात करें तो रंगनाथ स्वामी मंदिर है। और मतलब और अगर वैसे दोस्तों अगर भारत की जो मतलब बात करते हैं कि इसमें कौन सा मंदिर सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों वो दिल्ली का जो है अपना क्या बोलते हैं, अक्षरधाम टेम्पल जो है वो काफ़ी बड़ा टेम्पल माना जाता है। और ये भी है भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। भारत में बॉक्साइट के निर्माण में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो बॉक्साइट के निर्माण में अग्रणी राज्य जो है वो है उड़ीसा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो ये जो बना है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड भारत का हिस्सा कब बना। नागालैंड राज्य है आज, और ये भारत का हिस्सा, मतलब राज्य तो बाद में बनाया गया, लेकिन नागालैंड को एक्चुअल में भारत का हिस्सा नहीं कह सकते, इसको राज्य कह सकते हैं। कि भारत का राज्य कब बनाया गया, तो ये 1963 में बनाया गया था। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है वो कौन सा होता है, तो वो जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है वो माल्टेज एंजाइम होता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श ले सकता है। मतलब हमारा राष्ट्रपति जो भारत राज्य का राष्ट्रपति, राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, वो अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन से आर्टिकल के तहत ले सकता है, आर्टिकल 123। जी हाँ। ऐसे याद रख सकते हैं, आर्टिकल 123 उसकी मर्जी है लेना ना लेना, लेकिन ले सकता है कि आर्टिकल में दिया गया है। किसी G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इस बार 2021 में G20 के लिए भारत का शेरपा पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो DCM ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, फुटबॉल खेल से। 27 सितंबर 1911 को किस स्थान पर पहली बार जन गण मन, मतलब भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस जगह गाया गया था, तो ये गाया गया था 27 सितंबर 1911 कोलकाता में। जी हाँ, याद रखिएगा। सफ़ेद विड्रॉल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद विड्रॉल होता है दोस्तों, ये इसको जिंक सल्फेट के नाम से जो है जाना जाता है। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर गामा किरणों की खोज के वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, तो वो पॉल विलार्ड थे। जी हाँ, पॉल विलार्ड थे गामा किरणों की खोज जिन्होंने की थी। अगर इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसने दुनिया के पहले लैपटॉप को बाजार में उतारा था, मतलब ये कौन सी कंपनी थी जिन्होंने दुनिया का पहला लैपटॉप बनाया और उसको बाजार में उतारा था, इप्सन कंपनी थी। जी हाँ, कौन सी थी, इप्सन। थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब की खोज की, और पर ये थॉमस एल्वा एडिशन जो थे वो कौन से देश से थे, ये थे दोस्तों USA से थे, अमेरिका। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार दोस्तों वेन भाइयों ने किया था। वेन भाई कह लो उसको शॉर्ट में, वेन भाइयों ने किया था। विश्व में पहली आधुनिक मोटर कार बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विश्व में पहली आधुनिक मोटर कार बनाने का श्रेय कार्ल वेंज को जाता है, कार्ल वेंज को। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते होंगे, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ। तो अगर मैं और बात करूं दोस्तों कि यहाँ पर और क्वेश्चंस हैं, होलियोसेंट्रिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, होलियोसेंट्रिक सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी कोपरनिकस ने। जी हाँ। नामीब का रेगिस्तान किस देश में स्थित है या किस महाद्वीप में स्थित है, नामीब का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका देश में स्थित है। कहाँ पर है, अफ्रीका ही महाद्वीप है और अफ्रीका ही देश है जहाँ पर नामीब का रेगिस्तान स्थित है। DNA की फिंगर प्रिंटिंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, DNA की फिंगर प्रिंटिंग की खोज जो की गई थी ये की गई थी अपनी एलेक एंड जेफरी के द्वारा। जी हाँ, एलेक एंड जेफरी के द्वारा की गई थी।
और अगर हम बात करें कि कार्ल बेंज वर्ल्ड की पहली आधुनिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड की पहली आधुनिक मोटर का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। जी हाँ। और अगर हम बात करें कि हाल ही में किसे लद्दाख का राजकीय पशु घोषित किया गया है, तो लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुए को घोषित किया गया है। किसको किया गया है? हिम तेंदुए को। विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कहाँ पर स्थित है? और विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम जो स्थित है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में स्थित है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम। जी हाँ। मैगीनोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैगीनोट रेखा जो स्थित है वो किस किस के बीच स्थित है? ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। किस किस के? जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। और अगर हम बात करें कि 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सन 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की राजधानी जो थी वो थी गुलबर्गिस। जी हाँ, गुलबर्गिस थी। और हम नेक्स्ट हम का बात करें कि स्वतंत्रता सेनानी ने मद्रास में दांडी मार्च का मतलब कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मद्रास में दांडी मार्च का नेतृत्व किया था? तो वो थे दोस्तों अपने सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, जी सी राजगोपालाचारी बुंगस जी थे जो थे अपने मद्रास में दांडी मार्च के नेतृत्व कर रहे थे। आवाम मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आवाम मेले का आयोजन जो किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ। और अगर हम बात करें कि तजाकिस्तान देश की मुद्रा क्या है? तजाकिस्तान देश की जो मुद्रा है वो है सोमान। क्या है? सोमान तजाकिस्तान देश की मुद्रा है। और टीपू सुल्तान का महल कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान का महल जो स्थित है वो है दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये है कि भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी थी? भारत की प्रथम मिसाइल के बारे में बात करें तो वो थी दोस्तों अग्नि। जी हम जानते हैं भारत की पहली जो मिसाइल बनाई गई थी वो APJ अब्दुल कलाम के टाइम पर बनाई गई थी और वो बनाई गई थी अग्नि के नाम से थी। प्लासी का युद्ध, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1757 में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है अपने वो कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। जी हाँ। और अगर हम बात करें भारत की अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ तक मार कर सकती है, तो ये कहाँ से कहाँ तक मार कर सकती है? ये हवा से हवा में मार करती है भारत की अस्त्र मिसाइल। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शक संवत की जो शुरुआत मानी जाती है वो 78 ईस्वी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी से। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दागो और भूल जाओ, ये मिसाइल मतलब कौन सी मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ प्रणाली पर कार्य करती है? ये करती है नाग मिसाइल। जी हाँ। इनकी क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? तो ये इनकी क्रांति की शुरुआत तो दोस्तों ये ये चीन की क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? ये चीन की क्रांति की शुरुआत 1911 से मानी जाती है। ये चीन है दोस्तों, इनकी नहीं है। जी हाँ। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अग्नि मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में अग्नि मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण 1988 में हुआ था। 1988 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट भारत ने कब छोड़ा था? भारत का पहला उपग्रह था ये, और ये भारत की द्वारा कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट GK वन लाइनर 6 जो पार्ट है वो है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश जो था हमारा वो था USA, हमारा अमेरिका था। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो मानी जाती है दोस्तों वो 1789 से मानी जाती है। कब से? 1789 से मानी जाती है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन बनी है,
तो अभी ये लेटेस्ट बनी है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली जो महिला बनी है वो बनी है क्रिस्टीना कोच। जी हाँ। और अगर हम बात करें रूस की क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है, रूस की क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1917 से। जी हाँ, रूस की क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये मानी जाती है 1917 से। पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बात करें कि ये कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। और हम बात करें कि ताशकंद समझौता जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, तो वो कब हुआ था ये ताशकंद समझौता, ये 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। जी हाँ, हिजरी संवत जो मुस्लिम लोगों का होता है वो हिजरी संवत के हिसाब से चलते हैं, तो हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये मानी जाती है 622 ईस्वी से। जी हाँ। और अगर हम बात करें कि दोस्तों कि अंतरिक्ष का पहला पर्यटक किसे कहा जाता है, अंतरिक्ष का पहला टूरिस्ट अंतरिक्ष का पहला टूरिस्ट किसे कहा जाता है, डेनिस टीटो को कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, एक तो हमारी कल्पना चावला जी गई थी, वो 1999 के आसपास गई थी, और एक गए थे हमारे राकेश शर्मा जी, ये उनसे पहले गए थे, तो ये पहले भारतीय हो जाएंगे राकेश शर्मा जी की। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वो अपोलो 11 था, अपोलो 11। जी हाँ। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्रिप्स मिशन जो था भारत में कब आया था, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो आया था 1942 ईस्वी में। जी हाँ, कब आया था, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों देहरादून में। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है, देहरादून मेरठ सॉरी देहरादून में स्थित है ये। जी हाँ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, भारत का स्विट्ज़रलैंड किस राज्य को कहा जाता है या किस जगह को कहा जाता है, ये कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर, ये तो आप भी जानते होंगे। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब हमारे जो नीचे सदर्न इंडिया जो प्रायद्वीपीय इंडिया है वो उसका जो सबसे लंबी नदी वो है अपनी गोदावरी नदी। और अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या कह लो आर्टिफिशियल जो इंसान के द्वारा बनाई गई झील है वो कौन सी थी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लाओस को। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो हमारा सहारा का रेगिस्तान है, किसका रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लद्दाख, कौन सा है, लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है हमारा सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम है। और चीन का शोक किसे कहा जाता है, चीन का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है यांगहो नदी को, किसको कहा जाता है, यांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी का मरुस्थल, कौन सा है, गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुंबई शहर को कहा जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इनको एक बार और पढ़ देता हूँ स्पीड से। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, ये लाओस को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ये है सहारा का रेगिस्तान। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये है लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये है सिक्किम।
चीन का शोक किसे कहा जाता है? ये यांग हो नदी को कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी का मरुस्थल है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये मुंबई शहर को कहा जाता है। और का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, इनको दोस्तों रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यहीं की यहीं याद हो जाए, और क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बहुत परेशान करते हैं ये, और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यहीं पर याद करा दूँ इन्हें। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है बाबे मंडल को। बाबे मंडल जल संधि है दोस्तों ये। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। जी हाँ। और अगर हम बात करें कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है वो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। और फेरल के नियम का संबंध किससे है? फेरल के नियम का जो संबंध है वो पवनों की दिशा से संबंधित है। जी हाँ, पवनों की दिशा से संबंधित है फेरल का नियम। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मनुष्य के सौंदर्य या ब्यूटीनेस का अध्ययन जो किया जाता है वो कैलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो पंडित रविशंकर जी थे। हमारे शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 20। कितनी? 20 होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है यकृत ग्लैंड। जी हाँ, कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था जी शंकर क्रोप को दिया गया था। जी हाँ, इनको रिपीट कर दूंगा मैं एक बार और। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल में जो अपनी मतलब नमकीन जो रहता है वो कितना रहता है? लवणता उसमें कितनी रहती है? 35% रहती है। जी हाँ। संवहनीय वर्षा क्षेत्र किस क्षेत्र से संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है? संवहनीय वर्षा जो होती है वो विश्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा होती है। कहाँ पर ज़्यादा होती है? विश्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाता है वो टॉयलिन पाया जाता है। जी हाँ, एक बार और स्पीड से पढ़ता हूँ इसको। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाबे मंडल को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से संबंधित है फेरल का नियम। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैलोलॉजी। जी हाँ, क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे पंडित रविशंकर जी थे, जो थे ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले। हमारे शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 20। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्लैंड होती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35% होती है। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ये विश्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये पाया जाता है टॉयलिन। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बंगाल में कर की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने स्टार्ट करी थी? तो बंगाल में कर की जो मतलब जो टैक्स देते थे उसकी स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली स्टार्ट करी थी वो करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। अर्थशास्त्र की फील्ड में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? कब स्टार्ट हुआ था? अर्थशास्त्र की फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था वो 1969 में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने करी थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या शॉर्ट में कह लो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ये 1961 में हुई थी एनसीईआरटी की स्थापना। शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी और किसके शासन काल में की गई थी? शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना जो की गई थी लॉर्ड रिपन के शासन काल में की गई थी। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग की स्थापना कब करी गई थी? ये की गई थी 1956 में। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स था। और अगर हम बात करें भारत में पहली बार किस आईआईटी संस्थान की स्थापना हुई थी? जो आज भारत में बहुत सारे आईआईटी स्थित हैं तो उनमें सबसे पहला आईआईटी कौन सा था? वो था आईआईटी खड़गपुर।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो हमारे एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी बार। बंगाल में कर की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने स्टार्ट करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अर्थशास्त्र की फील्ड में नोबेल पुरस्कार पहली बार किसने दिया था? 1969 में दिया गया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने करी थी? ये रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद या कह लो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में हुई थी। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना कब करी गई थी? ये करी गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब करी गई थी? ये की गई थी 1956 में। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? ये या किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्थापना करवाई थी इसकी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत में पहली बार किस आईआईटी की स्थापना की गई थी? वो करी गई थी आईआईटी खड़गपुर। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लागू किया गया था? किसके शासन काल में आया था प्रथम फैक्ट्री एक्ट? तो ये आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था ये। और अगर हम बात करें कि अमर्त्य सेन को कौन से साल में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये अमर्त्य सेन को जो हुआ था 1998 में हुआ था। और ये बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था वो किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वितीय के शासनकाल में। भारत में 1947 में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता को किसे कहा जाता है? जिन्होंने सहायक संधियों की स्टार्टिंग करी थी वो कौन थे? हमारे डुप्ले साहब थे। जी हाँ, ये फ्रांसीसी थे, एक ड्यूप्ले थे। और अगर हम बात करें मैकाले ने डच थे, ये ड्यूप्ले डच थे। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति लागू करी थी। और तो ये कब से स्टार्ट हुई थी? मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नीति स्टार्ट करी गई थी ये करी गई थी 1835 में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त की गई थी? तो ये ठगी प्रथा जो करी गई थी वो विलियम वेंटिक के शासनकाल में ख़त्म करी गई थी। और भारतीय शिक्षा में 10+2+3 सुझाव किस समिति ने दिया था? ये दिया गया था कोठारी आयोग द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कोठारी आयोग। जलियांवाला हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था गवर्नर जनरल जलियांवाला हत्याकांड के टाइम पर। देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये 1956 में शुरुआत हुई थी इसकी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, पंचम। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। इसको फास्ट से फिर से पढ़ देता हूँ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वितीय के में। और भारत में 1917 में होम रूल लीग की स्थापना किसने करवाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाई थी। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। और मैकाले ने अंग्रेजी पद्धति की शुरुआत कब से करी थी? ये 1835 से हुई थी। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में ख़त्म करी गई थी? ये वेंटिक के टाइम पर करी गई थी। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 जो फॉर्मूला था वो किस आयोग की सिफारिश से आया था? वो कोठारी आयोग लेकर आया था। जलियांवाला हत्याकांड के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1956 में। और गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में परमाणु आयोग की स्थापना कब मानी जाती है? भारत में परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। और भारी जल D2O की खोज किसने करी थी? भारी जल सबसे पहली बात तो होता क्या है? ये होता है D2O। और इसकी जो खोज करी गई थी वो किसने करी थी? HC यूरे ने करी थी। और अगर हम बात करें भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से फेल मार गई थी? वो थी थर्ड पंचवर्षीय योजना थी जो पूरी तरीके से फेल मार गई थी। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है कलपक्कम में हमारा।
जी हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जी हाँ। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यूएन में सबसे पहले वीटो का प्रयोग किसने किया था? यूएन में सबसे पहले जो वीटो का प्रयोग किया था वो यूएसए ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। ये यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के जो अंग हैं वो दोस्तों हमारे 6 अंग हैं उसके। और भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और चूखा किन 2 देशों की जल विद्युत परियोजना है? चूखा जो जल विद्युत परियोजना है वो भारत और भूटान के बीच है। और अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव किस तारीख को जो है इनका मतलब मर्ज हुआ है? तो ये हुआ है 26 जनवरी 2020 को हुआ है। मतलब ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं दोनों, दादर नगर हवेली और दमन दीव। जी हाँ। वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है? तो ये अभी मतलब जो यूटी हैं, जो कितने यूटी ऐसे हैं जिनमें जो है अपना केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें हाई कोर्ट है अपना, 2 हैं। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, एक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हो गया। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर लोकसभा की और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है। लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 4। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 370 का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? अनुच्छेद जो 370 था वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में था? ये था भाग 21। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया है? तो ये हटाया नहीं गया है, वो खंड 1 को नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A कब शुरू की गई थी? तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 35A शुरू की गई थी वो 14 मई 1954 में स्टार्ट की गई थी। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। और जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं अभी? जो जम्मू कश्मीर में जो ज़िलों की संख्या है वो है 22। जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 114 हैं। भारत में अभी तक कितने केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं? ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो लेह है, इसकी जो है राजधानी है। और अगर हम बात करें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लोकसभा में सीटें की मतलब लोकसभा में सीटों का नंबर कितना है? वहाँ पर 1 है लोकसभा की सीट। और अगर हम बात करें कि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ज़िलों की संख्या कितनी है? तो वहाँ पर केवल 2 ही ज़िले हैं, एक लेह है और एक लद्दाख है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में अपना नया मानचित्र कब जारी किया था? तो भारत सरकार ने जो अभी हाल ही में रिसेंटली जो अपना नया मानचित्र जारी किया है वो 2 अक्टूबर 2019 को किया है। और अगर हम बात करें पीओके के कितने ज़िले भारतीय सीमा में शामिल रखे गए हैं? तो पीओके के 2 ज़िले जो हैं भारतीय सीमा में शामिल रखे गए हैं। और हम इसको फिर से एक बार पढ़ दूँ स्टार्ट से और फास्ट। तो मैं पीछे से पढ़ूंगा कि जम्मू कश्मीर लोकसभा की और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5 और 4। जम्मू कश्मीर की राज्य की स्थापना कब मानी जाती है? 26 अक्टूबर 1947। अनुच्छेद 370 का संबंध भारतीय संविधान के कौन से भाग से है? भाग 21 से है। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 10। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खंड को अभी तक नहीं हटाया गया है, वो खंड 1 को नहीं हटाया गया है। और जम्मू कश्मीर में धारा 35A कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 14 मई 1954 को स्टार्ट हुई थी। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं? ये ज़िलों की संख्या है दोस्तों 22। जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये सीटों की संख्या 114 है। भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये अभी केंद्र शासित प्रदेश 8 बचे हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किसने दिया था? कब दिया था? 1987 में मिला था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए
लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, वो है हमारा 1 है। भारत सरकार ने हाल ही में अपना नया मानचित्र कब जारी किया था, 2 अक्टूबर 2019 गांधी जयंती के दिन किया गया था। और पीओके के कितने जिले भारतीय सीमा में शामिल रखे गए हैं, वो रखे गए हैं 2। जी हाँ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जो है देशों से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त जो है दिया गया है, वो 5 भाषाएं वहाँ पर राजकीय भाषा कहलाती हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी कौन सी है, तो वो जो राजधानी बनाई गई है वो बनाई गई है दमन। और दादर नगर हवेली और दमन दीव में कुल कितने ज़िले हैं, तो यहाँ पर जो ज़िलों की संख्या है वो है 3। और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्रथम प्रशासक कौन थे, प्रफुल्ल पटेल थे। और दमन दीव और दादर नगर हवेली की लोकसभा में सीटें कितनी हैं, तो यहाँ की 2 हैं लोकसभा में सीटें। और दादर नगर हवेली और दमन दीव का कुल क्षेत्रफल कितना है, 603 किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है नीति आयोग, मतलब ये संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। और अगर मैं कहूँ विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था, तो वो था फ्रांस। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, आर्टिकल 243 छा के तहत हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा वित्त आयोग करता है, अतः वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में हुआ था। 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली थी, ये 22 नवंबर 2017 को मिली थी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तथा सीईओ कौन है, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे अरविंद पनगड़िया, और अगर हम सीईओ की बात करें तो वो थे सिंधु श्री छिल्लर। जी हाँ। और हम इसको एक बार रिपीट और कर देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है, 3। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, 5। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है, ये राजधानी है दमन। और दादर नगर हवेली और दमन दीव में कुल कितने ज़िले हैं, वो वहाँ पर ज़िलों की संख्या 3 है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्रथम प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल जी हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव के लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव का कुल क्षेत्रफल कितना है, 603 किलोमीटर है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुई थी, ये लागू हुई थी फ्रांस में। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, ये हुई थी 1 जुलाई 2017 को। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 243 छा के तहत होता है। केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा वित्त आयोग करता है, अतः वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में हुआ था। 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली थी, ये 22 नवंबर 2017 को मिली थी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और सीईओ का नाम बताइए, तो सबसे पहले उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया जी थे, और जो सब पहले सीईओ थे वो थे श्री छिल्लर जी थे। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15वां क्वेश्चन, 15 पार्ट है हमारा। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति को मंजूरी कब मिली थी, तो ये राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी, वो 8 सितंबर 2016 को मिली थी। भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था, ये हुआ था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर को रखा गया है, तो ये 17 अप्रत्यक्ष करों को रखा गया, और सबसे पहला राज्य जो था वो था असम। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये जीएसटी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 12 सितंबर 2016 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, 279 ए के तहत किया गया है। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने वाला भारत का स्थान कौन सा है, 161वां स्थान है भारत का जीएसटी लागू करने में। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, और भारत की जीएसटी किस देश की जीएसटी के समान है। जीएसटी परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो है 33, और भारत की सीएसटी एज सेम एज कनाडा की जीएसटी के समान है हमारी। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप को गठन करने वाला
सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप समिति को गठन करने वाली समिति का नाम क्या है? असीम दास गुप्ता समिति। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में आती है और शिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल जो आती है वो आती है जम्मू कश्मीर में, और शिपकीला दर्रा जो स्थित है वो है हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है और थालगाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये तो लिपुलेख दर्रा जो स्थित है वो उत्तराखंड में, और थालगाट जो दर्रा है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। कार्डेमम की या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये है केरला में स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ पर स्थित है? ये हुगली नदी में स्थित है। जी हाँ। और शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? शिवराय की जो पहाड़ियाँ स्थित हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं, और माउंट एवरेस्ट को जो कहा जाता है वो सागर माथा कहा जाता है, नेपाल में। कोडाईकनाल नामक पर्वतीय शहर कहाँ पर स्थित है? ये पलानी की पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल नामक पर्वतीय शहर पलानी की पहाड़ी पर स्थित है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। नामचा बारवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नामचा बारवा चोटी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों को संयुक्त रूप से क्या जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। खुला नाला के नाम से किस नदी को जाना जाता है? खुला नाला के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। पर्वतीय नगर उंटरी किस पहाड़ी पर स्थित है? पर्वतीय नगर उंटरी जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। लूनी नदी कहाँ से गिरती है और कहाँ लुप्त होती है? लूनी नदी जो गिरती है वो गिरती और लुप्त होती है कच्छ के रण में जो है लुप्त होती है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अरावली जो है एक अपशिष्ट पर्वत है, और खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक दर्रा है। दक्षिणी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी घाट या सहादरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कुद्रेमुख। गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है? गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। और पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पैडी प्लेन। पवन द्वारा निर्मित मैदान को पैडी प्लेन कहा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कौन सा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान नीलगिरी की पहाड़ी है। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड में। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, चट्टानों के अध्ययन को पेड्रोलॉजी कहा जाता है तथा सैम्पेन कहाँ की प्रजाति है? तो चट्टानों के जो अध्ययन को हम जानते हैं पेड्रोलॉजी कहा जाता है, और सैम्पेन जो जनजाति है वो निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। जनजाति ओंग मिनी अंडमान से संबंधित है तथा समुद्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो समुद्र के अध्ययन को जो कहा जाता है वो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और मिनी अंडमान की जो जनजाति है वो ओंग जनजाति है। कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है कावेरी जल विवाद। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कृष्णा नदी पर स्थित है। आसाम का शोक किस नदी को कहा जाता है? आसाम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। चिल्का एक लैगून झील है तथा विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये मीड झील है। चिल्का कैसी झील है? एक लैगून झील है। और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीड झील है। राज्य उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा को शोक ब्रह्माणी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। लक्षद्वीप आइलैंड का निर्माण कहाँ पर कब हुआ था, कैसे हुआ था? लक्षद्वीप आइलैंड का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। पंबन द्वीप किस किस के बीच स्थित है? पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किससे होता है? अंडमान
निकोबार द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट हुआ करता था, तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा जो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जो हो गया वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करें तो वो टिहरी बांध हो गया। कुद्रेमुख अयस्क खान में लोहा निकलता है। और नापता की झांकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। नापता की झांकड़ी योजना सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है तथा एलिफेंट जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। उड़ीसा हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और थीन बांध नदी किस नदी पर है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? ये रावी नदी पर स्थित है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। और अलमाट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में लोहा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह रांची झारखंड में स्थित है। सेकंड लास्ट है दोस्तों हमारा, सेकंड लास्ट पेज है ये। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है? बड़ा उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है? ये दोस्तों गलत क्वेश्चन है। कोयलारो जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? कोयलारो जल विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा विस्फोट कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा विस्फोट 18 मई 1974 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था राजस्थान में हुआ था। जी हाँ, पोखरण में। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के। इसी प्रकार गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना शहर सतलज नदी पर स्थित है। उसी प्रकार हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? लुधियाना शहर तो हो गया अपना सतलज नदी के किनारे, और हल्दी घाटी जो हो गया वो अपना आ गया राजस्थान में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। बहुपतिप्रभा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? बहुपतिप्रभा प्रथा टोंडा जनजाति से संबंधित है। तीनों प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी कहाँ पर स्थित हैं? तीनों बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है। और ये हमारा लास्ट है, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, इसको शॉर्ट में FTII बोलते हैं। तो ये पूरे महाराष्ट्र में स्थित है। बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? बगलिहार बांध चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी अपनी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। हरिहर नाथ का मंदिर सोनपुर में स्थित है। हरिहर नाथ का मंदिर सोनपुर में स्थित है। तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। भारत का प्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। जादूगोड़ा की खानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध होती हैं। जादूगोड़ा की खानें किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध होती हैं। वहीं हिमालय पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है।
दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। हेरिटेज होटल जोधपुर में स्थित है। हेरिटेज होटल जोधपुर में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर है, साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। कहाँ पर है? नई दिल्ली है। और चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध पालीताना मंदिर कहाँ पर स्थित है? जैन धर्म का एक प्रसिद्ध पालीताना मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, चेन्नई में स्थित है। और ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून में। जी हाँ। तो दोस्तों ये थे हमारे 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन, और 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, वो वन लाइनर फॉर्म में थे, और सभी क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 4 बार देखिए और आपको ये क्वेश्चंस याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाले और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और जो बहुत याद नहीं रहते, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये रखे हैं। और अगर दोस्तों प्लीज़ ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।